या आईआईटी में आया हुआ है, अभी रिसेंटली आया हुआ है इस तरह के क्वेश्चन। तो ये चीजें ना आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जेडब्ल्यू में एडवांस में रिसेंटली आए हुए हैं ये सब चीजें, है ना, और नीट वीट में भी पूछते रहे हैं हर बार। तो प्लीज इन सब चीजों को ध्यान दे दो, आपका काम हो जाएगा। तो भैया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो होगा भैया वो हो जाएगा वीबी माइनस वी ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर एक चीज ना विशेष तौर पे ध्यान रखना, बहुत 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 खतरनाक वाली चीज बता रहा हूँ मैं, भूल मत जाना यार आपको, ठीक है, भूलना मत। क्या बता रहा हूँ ध्यान दो। मतलब जो खाना बनाया है ना ये पूरा, ये सालों की मेहनत है, वो भी रात दिन की मेहनत है, ठीक है। और वो जो परोसना होता है ना वो सिर्फ आपको खाना है भाई साहब, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ उठाया खा लिया और वो भी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। सारी मेहनत तो मैं कर लूँगा, आप चिंता मत करो यार। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपैक्ट करती हैं, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। आपने कभी भी हाथी को काटते हुए नहीं देखा होगा, मच्छर काटते हुए हर कोई नहीं देखा है। और इंपैक्ट किसका होता है? मच्छरों का ही, आपको सबको पता है ना। हाथी नहीं काटता है, मच्छर काटता भाई साहब। और यहाँ पर वही बोल रहा हूँ मैं कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मगर काट लेगा ना भाई साहब तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना और जीवन में ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें को इग्नोर नहीं कर सकते। जो ज़्यादा छोटी, ये जो इंपैक्ट करने वाली बातें है ना, उसको कैजुअल मत ले लेना। ये जो मैं बोल रहा हूँ बेटा, उसको कैजुअल मत ले लेना। एसी होगी तो सर यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आर तो अंदर होता है ना, तो इसलिए हमने माइनस क्या लिख दिया, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर ई आर के, सिंपल है, ठीक है। फिर अल्फा आर, सर अल्फा आर यहाँ पर होगा टेंजेंशियल, तो बेटा ईटी का केप का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अपने पास वेक्टर फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, इसको भूल मत जाना, मैं बता रहा हूँ अभी से। इसका नाम भूल जाना खुद का, मगर ये मत भूल जाना, नाम भूल जाना भाई साहब, मगर ये मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये सब चीजें जितना मैंने पढ़ा रखा है। आज का लेक्चर तो मतलब जिस तरह से मैंने आपको पढ़ा रखा है उस तरह से आप में इतना हिम्मत होना चाहिए कि आप किसी और को पढ़ा पाओ, ये ध्यान रखना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 3। तो दोस्तों आज का लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है इसमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही आज का लेक्चर एक डिसाइडिंग लेक्चर है और वो आपको एंड तक में समझ में आ जाएगा, ठीक है। याद रखना ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा आपके आगे के करियर के लिए, ठीक है। तो ध्यान रहे, आज का लेक्चर अच्छी तरह से पढ़ना है, प्रॉपर बढ़िया नोट्स बनाना है। कोई दिक्कत, कोई भी डाउट हो बिल्कुल आप कमेंट में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। हम आपको सारे आंसर करेंगे। बस ये है कि आप आज का लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ना, और अगर आपने अच्छी तरह से फोकस होकर पढ़ लिया तो ये मेरी गारंटी है आपको आगे की कहीं पर भी किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आने वाली। आगे की कोई सी भी चीज में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड तो कभी भी नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, क्योंकि ये चीज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी बहुत काम आती है। और आज का लेक्चर ये वही लेक्चर है जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन समझ में आया कि नहीं आया, वो डिसाइडिंग जो होता है ना, वो आज के लेक्चर से होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पता नहीं चलता बच्चों को कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन समझ में क्यों नहीं आ रहा। कहानी कहाँ पर होती है? आज के लेक्चर में। बहुत क्रिटिकल लेक्चर है आज का। अगर आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया ना तो बच्चों को कभी दिक्कत आती भी नहीं है। और बस मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, समझ में आने वाली बात तो छोड़ो, तुम तो बस अच्छी तरह से आज का लेक्चर पढ़ लो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। मैं गारंटी लेता हूँ आपको पूरी A to Z कतरा कतरा समझ में आने वाला है आज के लेक्चर में, बस आप अच्छी तरह से देखो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, तो हम एक बार वो बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी तक हमने एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन हमने पढ़ लिया था। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, आप सबको याद होगी, है ना, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी टेकन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह से मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रखी थी, है ना। तो बेटा अपन ने एंगुलर की चीजें अपने कवर कर ली थी, कंप्लीट हो गया था। फिर अपन ने लीनियर की चीजें पहले ही पढ़ ली थी। तो अब हमने लेक्चर 2 में एंगुलर और लीनियर को मिक्स करा और हमने वहां पर पढ़ा कि V इजिकल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। V इजिकल टू ओमेगा क्रॉस आर, और V ओमेगा और आर तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात आपको सबको अच्छी तरह से पता होगी, है ना। ये हमने नोट भी लिखवाया था कि V इजिकल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये आपको पता है। अच्छा, इसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं तो A इजिकल टू अल्फा आर आ जाता है, जिसमें मैंने बोला था कि बेटा ये जो एक्सेलरेशन है वो AT होता है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या इतनी बात क्लियर हो गई अपने को? इतनी बात क्लियर हो गई ना, यहां तक हमने पढ़ लिया था। और लास्ट में हमने कुछ 7 स्पेशल केस पढ़े थे, जिसका 8वां स्पेशल केस बहुत बहुत स्पेशल केस था, जो कि मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, राइट। और ये बेटा एक स्पेशल केस ही नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको सीखना कंपलसरी है। ये सीखना ही चाहिए, आपको सीखना ही पड़ेगा, आप तो ये मानो, ठीक है क्या। आज का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से सीखना है। और वैसे तो आज के सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इसको केस 8 की तरह मत पढ़ो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट भी है, इसकी तरह भी पढ़ना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो ठीक है, अब हम क्या पढ़ा रहे हैं तो ध्यान से सुनो। लास्ट लेक्चर के लास्ट टाइम पर मैंने आपको एक चीज बोली थी कि पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि तभी आएगी जब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा हो,
ये तब भी आ सकती है जब पार्टिकल लीनियर मोशन भी कर रहा हो। कैसे सर, कैसे? तो वो ऐसे, जैसे कि मान लो, आप लोग ध्यान से समझना, मान लो कि अपने पास एक पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 20 स्पीड से जा रहा है और कुछ देर बाद वो यहाँ पर पहुँच जाएगा 20 स्पीड से। सही बात है ना, है ना? वो कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा था, हमने बोला कुछ देर बाद वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। सही बात। और हम उसको अगर किसी भी एक पॉइंट से ऑब्जर्व करें तो ध्यान से समझो, मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी पार्टिकल, ये जरूरी नहीं है कि एंगुलर वेलोसिटी तभी होगी जब वो सर्कल में घूम रहा हो, ये तब भी आ सकती है जब उस पार्टिकल का एंगल आपकी आंखों पे चेंज होता हो, उस पार्टिकल का एंगल आपकी आंखों पे चेंज होता हो, है ना? या फिर हम बोले कि कोई भी लीनियर मोशन को आप किसी स्टेशनरी पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हो। क्या बोला मैंने? कोई भी लीनियर मोशन को आप किसी स्टेशनरी पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हो, ये तब भी होता है। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो कि देखो पहले आपके पास ये बिल्कुल ऐसा था, पहले आपके पास ये ऐसा था, है ना? आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे थे और ये वी वेलोसिटी से जा रहा था और यहां पर ये से परपेंडिकुलर था, राइट ना? राइट है ना? तो हम ऐसा मान सकते हैं ना बेटा कि देखो ये एक सर्कल बन जाएगा, है ना? सर्कल बन जाएगा जिसका ये सेंटर है और इस सेंटर से देखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसका ओमेगा क्या है, इस इंस्टेंट पर उसका ओमेगा लिखा जा सकता है। मगर बेटा जब वो जैसे ही आगे बढ़ा, तुम खुद सोचना, तो यहां पर जब आया, यहां पर जब वो आया, ठीक है, यहां पर आया, तो अब मुझे बताओ क्या मैं अब इसका ओमेगा लिख सकता हूं क्या? पहले तो आप बोलोगे सर ओमेगा क्यों आएगा, पहले तो ये सोचो, मेरी बात ध्यान से समझना, ध्यान से समझो। कहानी क्या हो रही है कि जब ये पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, सुनना, जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो क्या तुम्हें अपने गर्दन घुमाना पड़ेगी इसको देखने के लिए। मैं अगर बोल रहा हूं कि इस पार्टिकल को तुम्हें देखना है, तो भैया जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, लीनियर मोशन करेगा, तो आपको अपनी गर्दन को भी तो घुमाना पड़ेगा ना, और आपकी गर्दन को घुमाना ही तो एंगुलर वेलोसिटी है, यही तो हुआ ना एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना? तो देखो लीनियर मोशन को ऑब्जर्व करने पर भी हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा उसका एंगल चेंज हो रहा है ना? जैसे जब वो यहाँ पर था तो कुछ और बनेगा, यहाँ पर था तो कुछ और, यहाँ पर था तो कुछ और, यहाँ पर था कुछ और, तो इस तरह से एंगल चेंज हो रहा होगा। और मैं इसका थोड़ा सा एक बार आपको फील दिला देता हूँ जल्दी से, एक बार तुरंत, है ना? इसकी एक बार फील दिला देता हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट से, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया है। उस कॉन्सेप्ट को अपन फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको इसकी पूरी फीलिंग आ जाएगी अंदर से। भाई साहब फिजिक्स फील से आता है, ये बात ध्यान रखना। और IIT भी ना ये फीलिंग ही पूछ रहा है आजकल, वो कॉन्सेप्ट पर ही ध्यान देता है, वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल इरोड़ो करोटो दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हार्ड वर्ड कुछ नहीं आता IIT, है ना? IIT में कुछ ऐसा हार्ड नहीं आता, सब आता है कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्ट कितने मजबूत हैं आपके वो देखता है, आपको वो कॉन्सेप्ट से हिला देता है। समझ में आ रहा है? तो आपको ना बेटा ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए, किसी भी चीज़ को जब पढ़ो ना तो अपना ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए। और मेरा भी हमेशा से यही रहता है कि अगर मैं आपको कुछ भी चीज़ बता रहा हूँ तो मैं अपना खुद ऑब्जर्वेशन उसमें इतना अच्छा रखता, मतलब कर लेता हूँ पहले ही, और उसके बाद ही आपको परोसता हूँ। मतलब जो खाना बनाया है ना, ये पूरा ये सालों की मेहनत है, वो भी रात दिन की मेहनत है, ठीक है? और वो जो परोसना होता है ना, वो सिर्फ आपको खाना है भाई साहब, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ठीक है? आपको सिर्फ उठाया खा लिया, और वो भी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, सारी मेहनत तो मैं कर लूँगा, आप चिंता मत करो। सिलेक्शन चाहिए भाई साहब, IIT में सिलेक्शन चाहिए, नीट वाले बच्चे बिल्कुल नीट फोड़े, एम्स फोड़े, बिल्कुल तरीके से फोड़े, कोई दिक्कत नहीं है ना? बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते जाओ, रैंक खुद में खुद लग जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, है ना? इतना ध्यान रखना, बस जो बोला है वो फॉलो करो, जो बुक बोल रहा हूँ करने के लिए वो करा करो। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि आप लोग नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ, पढ़ो बहुत अच्छे से, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से सुनो, है ना? ये छोटी छोटी चीज़ें ही ना बहुत बड़ी दिक्कत देती है बेटा आगे जाकर, छोटी छोटी चीज़ें, है ना? ये बात ध्यान रखना। आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट छोड़ा या छोटी सी लाइन इग्नोर कर दी ना, ये इग्नोर करने के बाद वही चीज़ IIT में पूछ ली जाती है, फिर वहीं पर अटक जाते हो। ध्यान रहे, जो भी मैं चीज़ पढ़ाता हूँ कोई मजाक मस्ती नहीं होती, मजाक मस्ती पर पढ़ाता हूँ मैं, ऐसे कि मज़ा आने लगे अपने को, है ना? उसको फील दिलाता हूँ मैं, मगर याद रखना उसको ऐसे इग्नोर मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, और आजकल से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, चलो खैर वापस आते हैं इस मुद्दे पर, ठीक है? वापस आते हैं मुद्दे पर अपन और पढ़ते हैं। क्या बताया मैंने आपको कि इसके बारे में मैं आपको एक फील दिलाने वाला था, वो अब सुनो। जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यार कोई भी पार्टिकल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी पार्टिकल अगर सीधे गुजरता है ना, तो आपको उसको डिटेक्ट करना या उसको पकड़ना आसान होता है। ये मैंने आपको पहले बताया था, क्यों? क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने बहुत अच्छे से एंगल चेंज कर रहा है। मगर अगर वही पेन या वही मार्कर आपके आंखों के बिल्कुल सामने आ जाए ना, एकदम सामने आ जाए ना, तो आपको उतनी ज़्यादा अच्छे से इसका डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपकी आंखों पर वो ज़्यादा अच्छे से एंगल नहीं बदल पाएगा। और यही मार्कर चलो अगर बहुत पतली सुई की तरह हुआ, तो आप उस पार्टिकल को या सुई को आप नहीं पकड़ पाओगे जो आपकी बिल्कुल आंखों के पास आ रहा हो। आप एक आंख बंद कर लो और एक बिल्कुल एक कोई किसी ने पत्थर मार दिया, मान लो पार्टिकल मार दिया आपको, तो आपके सामने ना डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, आप धोखा खा जाओगे और आपको वो लग जाएगा। ठीक है, तो कहानी यही है कि आप ना
आपके परपेंडिकुलर वाली चीजों को ज्यादा अच्छे से देख लेते हो, है ना, क्योंकि वो आपकी आंखों पे एंगल चेंज करता है, और जो सामने होता है ना उसका एंगल इतना अच्छे से चेंज नहीं हो पाता, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते। और अगर वो बहुत ज्यादा छोटा पार्टिकल है तो वो बिल्कुल एंगल चेंज नहीं करेगा। और यही कॉन्सेप्ट है बेटा जो आज अपने को यहाँ पर पढ़ना है, और यही कॉन्सेप्ट अपने को लगाना है यहाँ पर, ठीक है। यही एक फीलिंग है। अब देखते चलना कि ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया, आपको सब कुछ एकदम फील होने वाला है, सब चीजें देखो। अब मुझे बताओ कि जब ये पार्टिकल यहाँ पर से यहाँ पर पहुंचा तो मैंने क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो बता देता हूँ। क्वेश्चन ये आता है कि भैया एक गाड़ी है, सुनना, क्वेश्चन क्या आता है, एक गाड़ी है और एक ट्रैक से गुजर रही है, और आप हो यहाँ पर कैमरामैन, आप हो यहाँ पर क्या, कैमरामैन। और कैमरामैन का क्या काम होगा, खुद की फोटो खींचेगा क्या, नहीं इस गाड़ी को ऑब्जर्व करना है उसको, ना गाड़ी को कैप्चर करते रहना है। ऐसे आपने देखा होगा ना, जैसे गाड़ियाँ होती हैं, कार रेसिंग होती है, तो सामने से गुजरती है तेजी से, तो आपको अपना कैमरा एकदम से मोड़ना पड़ता है इस तरह से, है ना, कैमरामैन इस तरह से करेगा। तो यहाँ पर भी वही काम करेगा कि इसको अगर ऑब्जर्व करना है तो अभी देख रहा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना उसको अपना कैमरा भी इस तरह से घुमाना पड़ेगा कि वो इसको कैप्चर कर पाए, राइट। तो यही पूछता है कि बताइए जब वो यहाँ पर था, या एंगल थीटा बना लिया, या एंगल 30 डिग्री बन गया, तो बताइए इस इंस्टेंट पर इस कैमरामैन की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। समझ में आ रहा है क्या, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो बहुत बढ़िया। तो अपने को ओमेगा निकालना है, मतलब फाइनली अपने को ओमेगा निकालना है। अब मैं आपको बता दूं, देखो ओमेगा निकालने के लिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज होता है। मैथ्स के हिसाब से बताऊं तो किसका यूज होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया सर। अब सर ये तो हमको टफ लगता है, तो अब क्या करें। तो बेटा फिजिक्स में अपन यही करते हैं काम हमेशा, मैं आपको बता रहा हूँ पूरी फिजिक्स में ये बताते रहूंगा कि अपन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने से बचेंगे, कोशिश ये करेंगे, मगर हम डरेंगे नहीं। हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब आता है सर, मगर हम कोशिश करेंगे कि हम बिना उसके भी काम कर लें, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा हम यहाँ पर भी अपनी फिजिक्स लगा रहे हैं, है ना, मैथ्स में बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पर भी फिजिक्स लगाएंगे और इस क्वेश्चन को जल्दी से निपटा देंगे। कैसे, तो देखो हम यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना। मैं ओमेगा निकालना चाहता हूं ना, तो बेटा ओमेगा तो डी थीटा बाई डी टी होता है, तो अब मुझे थीटा का एंगल रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो वो टफ हो जाएगा मैथ्स के हिसाब से। तो एक काम करो ना, देखो मैंने फिर से बोल रहा हूँ, ये जो मैंने पॉइंट बोला ना अभी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, कि भैया मुझे अगर ओमेगा निकालना है तो वो होता है डी थीटा बाई डी टी। तो भैया अगर मैं डी थीटा बाई डी टी के थ्रू जाऊंगा ना यार, तो मुझे बहुत टफ लगेगा। क्यों, क्योंकि भैया वो एंगल लगातार चेंज होते जा रहा है और मुझे समझ में नहीं आएगा, मतलब चीजें लगेगी अभी, और इसका मैं आपको बता दूंगा आगे जाकर मैथ्स, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं थोड़ा और इजी तरीके से सोल्व कर पाऊं। तो मैं ये बोलूंगा कि बेटा डी थीटा बाई डी टी ना लगाते हुए तू ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर का यूज करने की कोशिश कर। और क्या कर, पता है, तुम ना ऐसा मान लो कि बहुत ही छोटे समय के लिए यहां पर एक सर्कल मान लो उसको, इस तरह से सर्कल मान लो इसको। ऐसा मान लो कि ये जो पार्टिकल है वो इस सर्कल में किसी बहुत dt टाइम के लिए घूम रहा है ना, dt टेंडिंग टू 0 के लिए बोल रहा हूं बेटा मैं, है ना, इतने छोटे से समय के लिए। क्या मैं इसको ऐसा मान सकता हूं कि ये मेरे बिल्कुल इस सर्कल में होगा और इसकी दो वेलोसिटी होंगी, फिर एक होगा v पैरेलल और एक होगा v परपेंडिकुलर। ये बात तो सही है ना, एक होगा v परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर क्यों है सर, क्योंकि बेटा ये अपने पास परपेंडिकुलर अपने लिया है ना, इस तरह से, और अपना सर्कल बनाया है अपने, है ना। तो सर्कल में तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगी अपनी रेडियस से तो परपेंडिकुलर ही होगी, ये तो बात तय है। तो अब मुझे बताओ हमारा आंसर तो आ गया, कैसे, क्योंकि तुमने इसका अभी निकाला v परपेंडिकुलर, ठीक है, और आपको ओमेगा निकालना था ना, तो सीधे लिख दिया आप, क्या लिख दिया पता है, ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाय r। ये लो भैया, आंसर ही खत्म। अब तुम सोचोगे सर इतना आसान था क्या, बेटा ये जो आपने कॉन्सेप्ट अभी सीखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये अच्छे लेवल का है ना। वो तो आपको हमने सीधे सीधे बता दिया ना, इसलिए आपको आसान लग रहा है, और वही लगेगा आपको, पूरा लेक्चर आसान लगेगा, है ना, ये मेरी तरफ से पूरी श्योरिटी है, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हमने निकाला, तुरंत एक लाइन में निकाल लिया v परपेंडिकुलर बाय r, सीधी बात, ठीक है। जहां पर v परपेंडिकुलर क्या होता है मैं आपको यहां पर लिख दे रहा हूं, v परपेंडिकुलर क्या है देखो, तो यहां पर v परपेंडिकुलर बच्चों क्या दिया है, कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर। मतलब देखो अभी रिलेटिव वेलोसिटी मत बोलो, रिलेटिव वेलोसिटी मैं भी लिखवा दे रहा हूं, वो आगे आपको समझाने वाला हूं रिलेटिव वेलोसिटी। बस अभी ये समझो कि वेलोसिटी है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर वाला लेना है, ठीक है। और मैंने क्यों लिया है ये, क्योंकि बेटा हमें इससे मतलब नहीं होगा। क्यों नहीं मतलब होगा सर, इससे क्यों नहीं मतलब है, ये भी तो था, इससे नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे लिए जो एंगल चेंज करता है वो होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जो हमारे आंखों के बिल्कुल सीधे आता है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमारे आंखों पर कोई एंगल चेंज नहीं करता। और अगर
इस पार्टिकल को मुझे देखना हो तो मुझे कोई गर्दन घुमाने की जरूरत है क्या? अगर वो ऐसा जा रहा हो तो मुझे गर्दन घुमाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो वहां पर ओमेगा होगा ही नहीं उसके कारण। किसके कारण होगा? सिर्फ और सिर्फ वी परपेंडिकुलर के कारण। सही बात है क्या? इतना इजी कॉन्सेप्ट है ना। तो ये हो जाएगा वी परपेंडिकुलर। इसका मतलब आपको समझ में आया ना, वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है परपेंडिकुलर टू द आर। और आर क्या है बेटा? अब ध्यान से सुनो। तो आर इज इंस्टेंटेनियस तो आर क्या है बेटा? इंस्टेंटेनियस सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर। इंस्टेंटेनियस सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर। उस इंस्टेंट पर, क्योंकि अपने बेटा सर्कल माना है, उस इंस्टेंट पर अपने सर्कल माना है तो रेडियस वही हो जाएगी। रेडियस अपने पास वही हो जाएगी ना। आर मान लो ये वाई हो जाएगा, मान लो ये वाई डिस्टेंस दिया था तो अपन ने माना ये आर हो गया। ठीक है, तो अपने पास क्या करना है? ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर, वी परपेंडिकुलर बाय आर। ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर। और आर क्या है बेटा? इंस्टेंटेनियस सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर। और वी परपेंडिकुलर क्या है सर? सर वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर हो। सिंपल सी बात है। क्लियर है? इतना आसान था ना? बड़ा आसान था। अब ध्यान रखना, इसमें आपको एक और चीज जो ध्यान रखना है, जो कि बच्चा गलती करता है जनरली, वो ये है कि वो कभी कभी ये लिख देता है ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर परपेंडिकुलर। तो बेटा आप लोग भी एक काम करो, इसको ऐसे ही लिखो अपनी कॉपी में, लिखो आराम से लिखो और डब्बा बनाओ बढ़िया तरीके से। अच्छा सा सुंदर सा डब्बा बनाएंगे अपन सब लोग डब्बा बनाएंगे अच्छे से। सबकी कॉपी में डब्बा बना होना चाहिए, सुंदर सा डब्बा, सुंदर सा अक्षरों में लिखो और प्यार से काट दो, प्यार से काट दो। और बोलना भैया ये गलत है। ये बात ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं और वो बहुत इम्पैक्ट करती हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, छोटी छोटी बातें हैं, आईआईटी में सिलेक्शन रोक देती हैं, नीट में सिलेक्शन रोक देती हैं। इन्हीं चीज़ों को अपने को समझना है। और तुम में से कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर आपने फॉर्मूले से ज़्यादा तो स्टेटमेंट बड़ा कर दिया, फॉर्मूले से ज़्यादा तो स्टेटमेंट बड़ा कर दिया। तो यार ऐसा है ना दोस्तों, आईआईटी क्लियर करना है ना आप लोगों को, करना है ना नीट क्लियर, एम्स में रैंक मारनी है कि नहीं, करना है कि नहीं, ये सब चीज़ें करना है ना। तो जो मैं लिखवा रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसा मत बोलो प्लीज़ यार। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा मत बोलो कि सर स्टेटमेंट बड़े क्यों रखे आपने। नहीं बेटा, ये तो सिर्फ फॉर्मूला है, कोई भी बता देगा। गलती से रोकता कौन है ना, वो ज़्यादा मायने रखेगा आपके लिए। गलती से रोक रहा है ये स्टेटमेंट, पता है यार, ये बताने में कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चा लगा के आता है और बाद में बोलता है हमसे कि सर वो गलत हो गया, सर मैंने आर परपेंडिकुलर ले लिया। बस ये दिक्कत है। आप समझ में आ रहा है क्या? आ रही है बात समझ में कि नहीं? यार छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपैक्ट करती हैं, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। आपने कभी भी हाथी को काटते हुए नहीं देखा होगा, मच्छर काटते हुए हर कोई नहीं देखा है। और इंपैक्ट किसका होता है? मच्छरों का ही। आपको सबको पता है ना। हाथी नहीं काटता है, मच्छर काटता है भाई साहब। और यहाँ पर वही बोल रहा हूँ मैं कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मगर काट लेगा ना भाई साहब तो दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना और जीवन में ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें को इग्नोर नहीं कर सकते। जो ज़्यादा छोटी, ये जो इम्पैक्ट करने वाली बातें है ना, उसको कैजुअल मत ले लेना। ये जो मैं बोल रहा हूँ बेटा, उसको कैजुअल मत ले लेना। मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, है ना, कैजुअल नहीं लेना है हमें इन सब चीज़ों को। जो मैं लिखवा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी कही गई हर बात मैं मजाक मस्ती में जो बता देता हूँ ना आपको कभी कभी कि ये वो सब बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। ठीक है, हम मजाक मस्ती इसलिए करते हैं क्योंकि आपका इंटरेक्शन हो, इंटरेस्ट जनरेट हो, फीलिंग आए, वो सब के लिए। ठीक है, मगर अपना मेन एम क्या है? मेन एम मत भूलो, अपना मेन एम पढ़ना, और वो भी इतने अच्छे से पढ़ना, इतने तरीके से पढ़ना कि किसी ने भी जो पढ़ा हो वो हमसे ज़्यादा नहीं हो सकता। और मैं ये श्योरिटी दे रहा हूँ आपको कि आप लोगों ने मेरा कंटेंट पढ़ लिया है ना, अगर पूरा 11 से लेकर 12 तक। सिलेक्शन तो मतलब छोड़ो, आप रैंक की बात करो अब तो। ठीक है, रैंक की बात करो आप लोग। ठीक है, चलो खैर जल्दी से आते हैं वापस से मुद्दे पर और पढ़ाई करते हैं। ठीक है सर, आज ना बहुत सारी बातें हो रही है, सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, मुझे बोलना ज़रूरी पड़ेगा यहाँ पर, है ना। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट ही है, जो आपको गलती से रोकने के लिए भी बोल रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, बोलना ज़रूरी पड़ जाता है कभी कभी। चलो खैर, नहीं तो आप लोगों ने कई बार ऐसे ऑब्जर्व भी करा होगा कि 1.5 घंटे के लेक्चर में भी मैंने कभी ऐसे बकवास नहीं करी, मगर कभी कभी छोटे से लेक्चर में भी मुझे बहुत सही चीज़ बताना पड़ जाती है ना। उसका रीज़न यही है कि जब इंपॉर्टेंट है तो भैया है, उसका आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं पढ़ा सकता हूँ बढ़िया तरीके से, आप पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो बेटा अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, ध्यान से जल्दी से मुझे बताओ क्या क्या अपन ने पढ़ा है। तो सर हम लोगों ने लीनियर मोशन करने वाले पार्टिकल को अगर ऑब्जर्व करना हो तो सर हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए पड़ेगी।
किसी भी इंस्टेंट पर, अगर वो पूछता है ऐसा कुछ भी, तो अपने को क्या करना है सर, अपने को डी थीटा बाई डी टी के थ्रू नहीं जाना है सर, अपने को सीधे क्या कर लेना है, किसी छोटे से टाइम के लिए अपने उसको मान लो कि एक सर्कल है और उस सर्कल पर उसकी जो वेलोसिटी है ये वाली टेंजेंशियल वाली वो निकाल लो, मतलब वी परपेंडिकुलर वाली निकाल लो, आर से परपेंडिकुलर वाली, और वो निकाल लोगे तो आप क्या लिख देना कि v बाई आर, ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, सीधी बात है खत्म। ठीक है, तो अब जल्दी से एक हेडिंग डालो, जल्दी से हेडिंग डालो यहाँ पर, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, जल्दी से हेडिंग डालो फटाफट तुरंत। चलिए दोस्तों, तो अब जल्दी से हेडिंग डालो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। क्या डालोगे हेडिंग? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, है ना, बहुत बढ़िया सर। तो अब ये क्या होता है, तो ध्यान से समझो, जो भी आपने ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर पढ़ा है और जो मैंने वहां पर वी परपेंडिकुलर बाय आर बताया है वो सब तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और वी परपेंडिकुलर के लिए मैंने लिखवाया कि कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द पॉइंट्स एंड ऑब्जर्वर, ये मैंने आपको लिखवाया था। तो जो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी लिखवाया ना उसका मतलब अब मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अभी वो इसी का कॉन्सेप्ट बन जाएगा, मगर फॉर्मूला वही बनता है, मैं आपको वही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो चलो मान लो, जैसे कि मान लो कि एक पॉइंट है यहाँ और एक पॉइंट है यहाँ पर, समझना, ध्यान से समझना है ना बच्चे। मान लो एक पॉइंट है यहाँ और एक पॉइंट है यहाँ, और दोनों के जो बीच की दूरी है बेटा वो डी है, समझ में आ गया क्या, है ना। ये मैं बोल देता हूँ इसको आर है ना बेटा, ये डिस्टेंस हो गई अपने पास आर, है ना। अब क्या है कि मान लो कि देखो अभी तक क्या हो रहा था कि ए रेस्ट पर था और बी चल रहा था, सही बात है ना। इस बार हम मान लेते हैं कि दोनों ही चल रहे हैं, और वो भी ऐसा मानो कि ये जो ए वाला है वो थीटा 1 पे है और जो बी वाला है भाई साहब वो थीटा 2 पर है ना, थीटा 2 पर है। ये वाला v1 से चल रहा है, ये v2 से चल रहा है। तो भैया हमने पूछा कि भैया बताओ इस इंस्टेंट पर अगर a b को ऑब्जर्व करता है, अगर इस इंस्टेंट पर a b को ऑब्जर्व करेगा, है ना, तो जाहिर सी बात है ओमेगा भी आएगा, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, ये कहीं और जा रहा होगा इसके रिस्पेक्ट में, सही बात है। तो बताओ कि ओमेगा कितना होगा। अब देखा जाए मैथ्स के हिसाब से तो बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है, मगर अभी फिजिक्स के हिसाब से बहुत ईजी हो जाएगा। देखो आपको क्या बताना है भाई साहब, ओमेगा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये आपको बताना है, ठीक है ना, ओमेगा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बहुत बढ़िया सर, क्या करें सर, बहुत इजी सर, आप सिंपल सी बात है ना सर, आप इसको रोक दो, ठीक है सर। पहले तो एक काम करते सर, इसकी वेलोसिटी बना दो, है ना सर। ये हो जाएगा v1 का cos थीटा 1, है ना सर, और ये हो जाएगा सर v1 का sin थीटा 1। उसी तरह से सर ये वाला भी हो जाएगा v2 का sin थीटा 2, और ये वाला हो जाएगा सर v2 का cos थीटा 2। बहुत बढ़िया सर, ये हो जाएगा हमारे पास, है ना। और अब अगर भैया हमें ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर बताना है, तो सुनो मेरी बात, आपने बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू ए बताओ, तो अपना क्या कॉन्सेप्ट होता है कि ए को मान लो रेस्ट पर, ए को मान लो रेस्ट पर। तो भैया अपन ने मान लिया ए को रेस्ट पर, है ना भाई साहब, ए को रेस्ट पर मान लिया। तो यहाँ पर अपने पॉइंट बनाया और ये अपने पास लाइन बन गई यहाँ पर। अब ए को रेस्ट पर मान लिया भैया, ये ए ये बी, है ना, और ए को मान लिया बेटा अपन ने रेस्ट पे, है ना, इसको मान लिया रेस्ट में। तो भाई साहब ए की वेलोसिटी पलट के बी को दे देंगे, फिर तो ये अपना कॉन्सेप्ट बोलता था हर बार, है ना। तो भैया ए की वेलोसिटी पलट के बी को दे देंगे, तो सुनो इसकी ये वाली वेलोसिटी पलट के दोगे तो ये इधर आएगी, तो ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा बताओ, जल्दी बताओ, ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा, बताओ बताओ। ये हो जाएगा सर v2 sin थीटा 2 माइनस v1 sin थीटा 1, ये बन जाएगा, सही बात है। और एक इधर वाला बनेगा आगे की तरफ, क्या बनेगा v2 cos थीटा 2 माइनस v1 cos थीटा 1, है ना, v2 cos थीटा 2 माइनस v1 cos थीटा 1, है ना बेटा। अब एक काम करते हैं, अब देख रहे होंगे कि देखो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल वैसा ही बन गया कि जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता है और एक कंपोनेंट अलोंग होता है। तो अलोंग वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है बेटा किससे, वी परपेंडिकुलर वाले से, इससे मतलब रहेगा भाई साहब, किससे मतलब रहेगा, इससे मतलब रहेगा, है ना। अब हमें लिखना है ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, तो भैया लिख दो, सिंपल सी बात है कि ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, तो बेटा वी परपेंडिकुलर बाय आर लिख दो, सीधी बात है। तो भैया वी परपेंडिकुलर बाय आर, समझ में आया क्या, है ना। और एक काम करो ना, क्योंकि मैं वी परपेंडिकुलर बाय आर लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा v2 sin थीटा 2 माइनस ये। अब हो सकता है कि v1 sin थीटा 1 बड़ा हो, सही बात है, तो ये चीज नीचे आ जाएगी। तो इसलिए एक काम करते हैं अपने पास, तो क्योंकि ओमेगा है ना, तो आप ना मैग्नीट्यूड लिख दो ना उसका, नेट कर दो, नेट उसका जो भी आंसर आएगा, तो ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सही आएगा अपना, सही बात है क्या। तो भाई साहब अपने को बात समझ में आ गई कि ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा निकालना है रिलेटिव वाले क्वेश्चन में, तो सेम वो भी इसी तरह से निकाला जा सकता है, ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर। और वी को मैंने क्या लिखा, रिलेटिव वेलोसिटी, मैंने बताया ना कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग बिटवीन पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर। काम खत्म, कितना आसान हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट, सही बात है ना। अच्छा चलो,
तो भैया ये इसको लिख देना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क कर देना, ठीक है, जो हमने बताया यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और वैसे भी आपको पहले बता दिया है, मगर ये जो कॉन्सेप्ट अभी सिखाया कि अपने को कभी भी करना हो तो ध्यान रहे अपने को इस वाले से कभी भी मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ मतलब है बेटा, तो वो किससे है, परपेंडिकुलर वाले से। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको ऐड करवा रहा हूँ, है ना, ध्यान से समझना। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है इसको आप क्या बोलोगे, बताओ, इन दोनों को क्या बोलोगे? सर ये बी वाले की परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, ये वाली ए वाले की परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो सर यहाँ पर बी वाले की वेलोसिटी माइनस ए वाले की वेलोसिटी आ रही है परपेंडिकुलर। तो बेटा ये तो कुछ वैसे बन गया ना कि ये वी बी माइनस वी ए, या मैं बोलूँ वी बी ए, जैसे आप लोगों को याद हो। तो भैया आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा हुआ ना कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए होता है। तो भैया कोई दिक्कत नहीं, असलियत में ये सब चीज़ें यहीं से तो निकली है, कॉन्सेप्ट यहीं से तो बाहर आए। तो भैया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो होगा भैया वो हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर एक चीज़ ना विशेष तौर पे ध्यान रखना, बहुत 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 खतरनाक वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं, भूल मत जाना यार आप लोग, ठीक है, भूलना मत, क्या बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, है ना। वी बी माइनस वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ओमेगा बी ए इज इक्वल टू ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, अगर आप ये लिखने के लिए बोलो हमको, अगर आप हमें ये लिखने के लिए बोलो, तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि इसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो और प्यार से काट दो, क्योंकि ये गलत है, ऐसा यूज नहीं करना है ना। ये एक पर्टिकुलर टाइम पर मतलब अपन यूज कर पाते हैं, मतलब कुछ ही चीज़ों पर यूज कर पाते हैं, मगर हर बार यूज नहीं कर सकता आप इसको, ठीक है। तो आप ये लिख दो भैया कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हम नहीं यूज कर पाएंगे, ये बात आप लिख दो, है ना। और लिखोगे भी कैसे कि ओमेगा बी माइनस ओमेगा है, आप लिखो, लिख के दिखाओ, चलो ओमेगा बी माइनस ओमेगा है लिख के दिखा दो आप। पहली बात तो लिख ही नहीं पाओगे आप, है ना। और दूसरी बात क्या है ना कि चलो हमने बोला सर ओमेगा बी माइनस ओमेगा है, तो ए से ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, तो ओमेगा बी तो लिख देंगे, मगर फिर सर ओमेगा ए क्या, उसका क्या करें, कैसे क्या लिखना पड़ेगा, पहला तो वो समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात, चलो सर ठीक है, मान लेते हैं कि हम कहीं और बैठ जाते हैं, हम इसका ओमेगा ए लिख देते हैं उसके रिस्पेक्ट में, ओमेगा बी लिख देते हैं उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, फिर तो सही हो जाएगा सर। पर दिक्कत क्या है, तो वहाँ पर जब बैठ के लिखोगे तो वेरिएबल ज़्यादा हो गए, पहली बात। और दूसरी बात, तुम्हारा सेंटर बदल गया, तुम्हारा सेंटर भी बदल जाएगा ना वहाँ पर से, तो देखोगे तो चीज़ें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी यार, ठीक है। और वहाँ पर आप ये भी देखोगे कि यार वी नेट काम नहीं होता, वी नेट नहीं चाहिए होता है हमें, ओमेगा बी माइनस ओमेगा, हमको भैया नेट की वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज़ की जरूरत है, किसकी, सिर्फ परपेंडिकुलर वाली की। हॉरिजॉन्टल वाला कोई ये वाला कुछ काम नहीं करता, ये बात ध्यान रखना, क्लियर। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ बच्चे, है ना, ये सब लिख दो फटाफट तुरंत, और मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से एक बार इसको सब लोग ट्राई करो, है ना, और इसका आंसर निकालो आप लोग। जो मैंने बेटा आपको सॉल्यूशन बताया, जो मैंने आपको बताया है मेथड, आप उससे इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। और अगर वो हो जाए ना तो एक बार उस मेथड के बिना भी करके देखना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर अब दोनों बताने वाला हूँ, है ना, मैथ्स वाला मेथड भी बताने वाला हूँ, ठीक है। मान लो कि वो मेथड मैंने नहीं बताई थी, है ना, और ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई dt से करना होता, तो फिर आप कैसे करते हैं, सोच के आराम से करो, है ना। चलो, आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पर अब सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, और अब हम उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहले तो मैं बेटा आप लोगों को ना इसका जो डिफरेंशिएशन वाला मेथड जो है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इजी बना देता हूँ उसको थोड़ा सा। तो कहानी ऐसा रखते हैं अपन, ठीक है, कि मान लो कि ये किसी x डिस्टेंस पर है, मान लो कि ये किसी x डिस्टेंस पर है ना, और ये जो एंगल है वो थीटा है, ये हमने मान लिया, है ना। किसी भी इंस्टेंट पर देख लेते हैं, देखो हमें क्या निकालना है कि 30 डिग्री जब उसने एंगल बनाया, इस इंस्टेंट पर उस कैमरा मैन का जो कैमरे का ओमेगा होगा वो कितना होगा, वो निकालना है, ठीक है। तो भाई साहब अब यहाँ पर अपन ने क्या माना कि x डिस्टेंस पर मान लिया उसको यहाँ पर है, और वो 40 से जा रहा होगा, है ना, और ये एंगल थीटा है, बहुत बढ़िया सर। तो अब क्या करें, अब ध्यान से सुनो, है ना, एक काम करो, यहाँ पर लिख दो बेटा आप टेन थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे बेटा, टेन थीटा हो जाएगा x/30, बहुत बढ़िया सर, ये तो आसान था, है ना, x/30 लिख सकते हो। देखो ये मेथड आपको आना जरूरी भी है, इसलिए ही मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, ये मेथड आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन वाली, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना, 30 टेन थीटा, ये लिख सकते हैं अपन, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं बेटा, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू 30 इंटू टेन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा sec² थीटा, और थीटा का हो जाएगा d/dt, है ना, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप लोग। तो भैया ये जो होगा ना बेटा dx/dt क्या है, तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ x, वो तो क्या है 40, वो तो क्या है बेटा 40, तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 30 इंटू sec² थीटा। अब sec² थीटा इंटू d/dt, तो sec² थीटा, तो बेटा थीटा अपने को कौन से वक्त चाहिए, कौन से वक्त, ये तो ओमेगा हो जाएगा बच्चे, है ना, ये तो ओमेगा हो जाएगा, तो ये तो ओमेगा हो गया। अब थीटा अपने को कब चाहिए सर, 30 डिग्री एंगल पर, जब वो 30 डिग्री एंगल बनाएगा ना सर तब। तो बेटा अपने पास ना यहाँ से तुम देखोगे कि भैया अपना जो ओमेगा आएगा सोल्व करने पर, तो ओमेगा आ जाएगा सीधे सीधे
4/3 अपॉन में ये इसको लिख दो cos स्क्वायर 30, है ना। और अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो बेटा ये हो जाएगा भैया 4/3 इंटू cos 30 की वैल्यू बताओ, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो भैया यहाँ पर हो जाएगा 3/4, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1 रेडियन पर सेकेंड। आसान था यार, आसान था, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, है ना। वो इसलिए आसान था क्योंकि क्वेश्चन भी इजी बनाया गया और कैलकुलेशन भी इजी थी, इसलिए इतना तकलीफ नहीं आया, है ना। तो ये मेथड भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये मेथड भी आसान था। मगर अब अपन अपनी वाली मेथड से करके देखते हैं, है ना, अल्टरनेट वाली मेथड से। अल्टरनेट वो क्या है, वो इससे भी ज़्यादा आसान हो जाती है ना। आपको कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता, ये तो और भी ज़्यादा आसान होगी। कैसे देखो, आपको लिखना है सर ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाय r, ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाय r। बहुत बढ़िया सर, सबसे पहले सर r निकाल लो, सबसे पहले सर r निकाल लो, है ना। तो बेटा ये r क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, तो cos 30 हो जाएगा, cos 30 निकाले तो 30/r होगा, 30/r। तो r क्या हो जाएगा सर, r हो जाएगा सर अपने पास 30/cos थीटा, 30/cos 30, ये हो जाएगा बेटा, है ना। ये हो गया अपने पास r। अब एक काम करो जल्दी से, है ना, v परपेंडिकुलर निकाल लो, तो भैया v परपेंडिकुलर ये होगा, तो एक बात बताओ, ये एंगल 30 है ना, तो वर्टिकल से 30 है, तो यहाँ वाला एंगल 30 होगा, तो ये 90/30 होगा, तो ये एंगल भी 30 होगा। तो अगर अपन देखें तो ये 40 का cos 30 है, 40 का cos 30 है, खत्म, बस लिख दो। अब ये हो गया v परपेंडिकुलर, ये हो गया r, खत्म आंसर। ये लो भैया v परपेंडिकुलर कितना सर, 40/cos 30, और r क्या है सर, 30/cos 30। अब ध्यान से समझना, ये है 40cos 30 और वो है 30/cos 30, तो मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा। देखो आंसर वही आ गया जो अपने को इधर चाहिए था ना, देखो वही तो है। तो अपने पास आंसर क्या आ रहा है बेटा, 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, आसान था। देखो आपने यहाँ पर सिर्फ एक लाइन में आंसर खत्म कर दिया है, अगर आपको फॉर्मूला पता था तो। और अगर इसमें रिलेटिव मोशन होने लगता, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कैमरामैन भी दौड़ता ऐसे दौड़ते हुए जाता तो फिर तकलीफ आती ना आपको, यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ आ जाती ना। मगर अपने लिए तो कोई तकलीफ ही नहीं थी, अगर वो दौड़ता तो हम भैया पहले रोकते, वेलोसिटी पलट के देते और सोल्व कर देते, आंसर का खत्म। आसान है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये वाला मेथड सिखाया है, ठीक है। चलिए अब अपन पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बाद आने वाली है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं वही है असलियत में सर्कुलर मोशन, ठीक है। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज का लेक्चर जो होगा वो डिसाइडिंग लेक्चर है, वो इस कॉन्सेप्ट से चालू होगा, मतलब अब से चालू होगा, ध्यान से समझना, है ना। और जो इसके पहले कॉन्सेप्ट बताया था वो भी इंपॉर्टेंट तो था ही, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो IIT में भी आया है, तो वो तो करना ही है आपको अच्छे से, ठीक है। मगर अब जो होगा चालू बेटा, वो सब जगह काम आने वाला है, हर जगह पर। अभी तक आप लोग मान लो कि 100 में से, मैंने आपको क्या बताया, 100 में से 30 क्वेश्चन कर पा रहे थे, मगर अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको कर लिया तो लगभग आप 100 में से 95 क्वेश्चन करने लगोगे, मतलब 95, 100 में से 95 आप क्वेश्चन बनाने लगोगे, है ना। और फिर इस कॉन्सेप्ट के बाद अगले लेक्चर में आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, मैं आपको वो पढ़ा दूंगा, देन फिनिश, ठीक है। चलिए, तो सब लोग पहले तो हेडिंग डालो सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सबको पता होगा कि यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें यहाँ पर बताई थी। सर्कुलर मोशन दो तरीके के होते हैं, है ना बेटा, सबको पता है। एक क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, सबको बात पता है ना ये। तो एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। आप पूरा नाम लिखना, हम बस अभी यहाँ पर इस तरह से लिख रहे हैं शॉर्ट में, आप पूरा नाम लिखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों। अच्छा दोस्तों, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा सर, हमने एंगुलर की सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, लीनियर की सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, फिर एंगुलर और लीनियर में रिलेशन भी पढ़ लिए हैं सारे के सारे, है ना। v इक्वल टू ओमेगा आर, at इक्वल टू अल्फा आर, at मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना, at इक्वल टू अल्फा आर, ये भी पढ़ लिया है। और ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाय r अभी भी मैंने आपको पढ़ा दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब जो पढ़ने वाले हैं उसका ध्यान से, अब जितना भी पढ़ा है ना सबको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर दोनों सर्कुलर मोशन को एकदम ऑब्जर्व करेंगे और सारी चीज़ें यहाँ पर लगा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, पहले आप मेनली वो बताओ। सर ओमेगा कांस्टेंट होता है, सर अल्फा 0 होता है, सर ये दोनों चीज़ तो सबसे मेन है यहाँ पर जो हम बोलते हैं, है ना, ये दोनों सबसे मेन होती है चीज़ें। सर यहाँ पर क्या होती है, फिर यहाँ पर बेटा अपन ये बोल देते हैं कि देखो ओमेगा जो है वो कांस्टेंट नहीं है ना, और अल्फा जो है वो 0 नहीं है। अल्फा भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो हो, अल्फा चाहे कांस्टेंट नंबर ही हो मगर कुछ तो हो ही, तो अपने पास ये आ जाएगा, है ना, ये मेनली अपन बोलते हैं। अच्छा सर और क्या कॉन्सेप्ट होते हैं इसके अंदर, बताओ ना सर। तो देखो भैया, अब आपको मैं यहाँ पर बताऊँ तो देखो, एक तो ये चीज़ है कि देखो स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट होती है, स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट होती है ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ बेटा मोड ऑफ वी, वेलोसिटी का वेक्टर का मोड, है ना। और इसी तरह से एक्सेलरेशन के मोड
को मैं बताऊं तो वो भी बेटा यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ, है ना, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी यहाँ पर कांस्टेंट ही होता है। ये लिखते चलो बेटा, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया, मगर फिर भी लिखो। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है। अब ये तो भैया कांस्टेंट हो गया चीज़ें, ठीक है सर। वेरिएबल क्या है, तो बोलना वेलोसिटी वेक्टर, अगर वेक्टर वाइज देखो तो वेलोसिटी वेक्टर वेरिएबल है और एक्सेलरेशन वेरिएबल है, मतलब ये जो है वो वेरी करती है, ठीक है बेटा, ये चीज़ें वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर की बात करो तो बेटा यहाँ पर ना स्पीड हो, ठीक है, एक्सेलरेशन का मोड हो, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ सब वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर सब वेरिएबल है, ठीक है भाई साहब। यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी कॉन्स्टेंट नहीं होती। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भैया कुछ कॉन्स्टेंट नहीं होता, है ना, मैंने आपको सब चीज़ यहाँ पर बता दी है ऑलरेडी, इसको आप ध्यान से देखते रहना। अच्छा, क्या होता है इन दोनों में अंतर, अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि अगर आप साइकिल चला रहे हो और एक सर्कल में घूम रहे हो, ठीक है, बड़ा सा टर्न है, सर्कल में आपको घूमना है, तो अगर आप साइकिल घुमा रहे हो विद अ कांस्टेंट स्पीड, है ना, आपने पेडल मार लिए थे पहले और उसी स्पीड से अब पेडल नहीं मार रहे हो, अब उसी स्पीड से पूरा सर्कल आपने गोल घूम लिया, ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म कौन सा है सर, अगर आप उसमें पेडल मारते मारते उस सर्कल में घूम रहे हो तो वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, जिसमें आपकी स्पीड और ये सब वेरिएबल होगा। तो जल्दी से आप इसको उतारो, ये सब मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है ना। और अब हेडिंग डालो सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर अपन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करके इस लेक्चर को खत्म कर देंगे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। देखो हेडिंग डालो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बहुत अच्छे सर, हाँ भैया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ध्यान से समझना बेटा, इसमें ना मैं आपसे एकदम मुद्दे वाली बात करूंगा, कोई बकवास नहीं, अपन सीधे सीधे मुद्दे वाली बात पर आते हैं, क्योंकि यहां पर चीजें टफ होती हैं, चीजें टफ लगती हैं, एक्चुअली होती नहीं है, लगती हैं। लोग पढ़ के आते हैं कहीं से भी या कुछ भी पढ़ते हैं, वो टफ लगता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको एक रत्ती भर का टफ नहीं लगेगा, बस अब कान खोल के सुनते चलना, ठीक। चलिए, पहली बात तो भैया अपन ने बनाया सर्कल, ये बनाया सर्कल, है ना, और यहां पर अपन क्या बोल रहे हैं भैया कि सर ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बहुत अच्छे सर। सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते ही हमारे दिमाग में क्या आती है बात, दो चीजें आ जाती सर, ओमेगा कांस्टेंट है और अल्फा जीरो है सर, अल्फा जीरो है सर, ये हमारे दिमाग में, इसको देखते ही सर पल्ले पड़ जाना चाहिए, ये दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना, ये देखते ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ये दोनों तो हो जाएंगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है सर। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अभी जो मैंने लिखवाया है ना, अभी जो तुमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लिखवाया था, सब चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो एक बात बताओ दोस्तों, ये स्पीड v है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम बोलते हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड से दौड़ेगा, सही बात है ना। हाँ सर, तो स्पीड तो कांस्टेंट हो गई, हमको कोई दिक्कत नहीं है ना, स्पीड कांस्टेंट हो गई, ठीक है, ये लिख दिया बेटा मैंने, स्पीड कांस्टेंट हो गई, है ना, स्पीड कांस्टेंट, ठीक है भाई साहब। अच्छा, वेलोसिटी क्या होगी सर, तो ध्यान से देखो बेटा, अगर तुम देखो तो इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदलती जा रही है ना। पहले बेटा वो यहाँ पर था, देखो ध्यान से, पहले वो यहाँ पर था, बाद में बात करें तो वो देखो थोड़ी देर बाद यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर स्पीड डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ देखोगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगी डायरेक्शन, यहाँ देखोगे तो यहाँ हो जाएगा उसका डायरेक्शन, यहाँ देखोगे तो यहाँ होगा और यहाँ देखोगे तो यहाँ होगा, मतलब कंटिन्यूसली जो डायरेक्शन है भाई साहब वो बदलते जा रहा है। स्पीड वही है, स्पीड वही है, सब जगह स्पीड वी 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 वी, स्पीड तो वी है, बस डायरेक्शन बदल रहा है। और हमको पता है कि कभी भी डायरेक्शन बदल रहा हो, देखो वेलोसिटी बदलने के दो कारण होते हैं, या तो स्पीड बदल जाए या डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन जो है भाई साहब वो बदल रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले से ही काइनेमेटिक्स में कि भैया एक्सेलरेशन होने के प्रमाण किस तरह से पाए जाते हैं, या तो स्पीड बदले या डायरेक्शन बदले या फिर दोनों बदले, ये तीन तरीके से होता है। तो ये अपने पास स्पीड तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, मगर डायरेक्शन बदल रहा है, तो इसका मतलब है भैया एक्सेलरेशन विल बी देयर, एक्सेलरेशन तो यहाँ पर होगा ही होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपने ये भी पढ़ा है और मैंने अभी सर्कुलर मोशन में भी पढ़ाया था लेक्चर 1 में, है ना, कि जब स्पीड बढ़ानी हो तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, स्पीड घटानी हो तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट में होता है, और स्पीड कांस्टेंट रखनी हो, ठीक है, तो उसमें एक केस ये होता है कि हमारे पास वेलोसिटी इधर होगी और एक्सेलरेशन जो होगा ना बच्चे वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर भी तुमको क्या यही दिख रहा है भैया, हमने पढ़ा कि इसमें तो एक्सेलरेशन होगा, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है ना, एक्सेलरेशन तो होगा। अब एक्सेलरेशन कहाँ होगा,
तो अब हमने तुरंत जान लिया यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा सर, परपेंडिकुलर। समझ में आ रही बात, परपेंडिकुलर होगा। और क्यों होगा? क्योंकि सर इसी चीज़ में तो आपने बताया था कि सर ये चीज़ जो डायरेक्शन चेंज करता है, इस वाली चीज़ में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, और वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। तो दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ पर देखोगे और इसी चीज़ को हम बोलते क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। जो एक्सेलरेशन लगेगा ना बेटा, वही इसी एक्सेलरेशन को हम यहाँ पर बोलते हैं ए आर या ए सी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना। और इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो ए आर बोलो या बोलो उसको ए सी, है ना, ए सी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो या रेडियल एक्सेलरेशन बोलो, बात एक ही है, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा v²/r, ω²r और v⍵। ये 3 फॉर्मूले बनाए जाते हैं अपने पास, ये जो 3 है, 1 2 3, v²/r, ω²r और v⍵। और ध्यान रहे आप लोगों ने, वैसे तो सब लोगों ने v²/r सब लोगों ने पढ़ा होगा, जीवन में देखा होगा, mv²/r, है ना, सेंट्रीपिटल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको क्या लिख दिया अपन, या तो अपन इसको बोलो रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, या हम बोले उसको सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है, डोंट वरी, ये वाला फॉर्म तो पढ़ रखा है, मगर यहाँ पर इसके 3 होंगे। क्यों होंगे सर? क्योंकि हम लोग सर एक बात जानते हैं, हम लोग सर एक बात जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर सर्कल में घूम रही है तो उस इंस्टेंट पर उसका ω=v/r होता है, या हम बोले v=ω/r होता है, या बोले हम v=ω/r होता है, तो हम यहाँ पर v की जगह ω/r डाल दें तो ω²r बन जाएगा, और इस तरह से सोल्व करें तो ये वाला फॉर्मूला भी बन जाएगा। मतलब एक से हमने तीनों को जनरेट कर लिया। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो बेटा आपको वो सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका डेरिवेशन होता है, मगर मुझे पूरा ये बोर्ड बनना पड़ेगा और उसका कुछ ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। स्कूलों में कई बार पूछ लेते हैं तो आप लोग डेरिवेशन देख लेना, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर नहीं कराने वाला, ठीक है। बहुत सस्ती चीज़ें आप लोग देख सकते हो, क्लियर। चलिए, तो अब हमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सर, रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बात एक ही होती है। और मैं आपको बता दूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है, ये शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, और सेंट्रीपिटल इसका मतलब ही होता है टुवर्ड द सेंटर, है ना, इसका मतलब होता है सेंट्रीपिटल, ये लैटिन लैंग्वेज है, तो इसमें इसका मतलब होता है टुवर्ड द सेंटर। और जाहिर सी बात है कि रेडियल, अच्छा रेडियल का मतलब क्या होता है? ये रेडियल शब्द देखो, जो ये रेडियल शब्द है ना, ये कुछ जगहों पर कुछ बुक यूज़ करती है, वैसे तो बहुत सारे लोग सेंट्रीपिटल ही यूज़ करते हैं, मगर कुछ बुक्स रेडियल एक्सेलरेशन भी यूज़ करती है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया है ना। जैसे रोडो जो होती है वो रेडियल एक्सेलरेशन बोलती है, रेडियल और टेंजेंशियल, तो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया। रेडियल मतलब रेडियस के अलोंग या उसके, है ना। चलो, तो अब मुझे बताओ बेटा कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, अब स्पीड कॉन्स्टेंट है, स्पीड कॉन्स्टेंट है, तो रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करूँ तो कॉन्स्टेंट होगी, सही बात है ना, स्पीड कॉन्स्टेंट है तो। हाँ सर बहुत बढ़िया, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एकदम करेक्ट। मगर सर डायरेक्शन बदल रही है क्या? बिल्कुल सही, डायरेक्शन बेटा हर बार बदल रही है। देखो तुम, पहले यहाँ था एक्सेलरेशन, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ। आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी लगातार चेंज हो रहा है। तो मतलब तुम समझ पा रहे हो कि जो मैंने वहाँ पर जो 6 चीज़ लिखाई थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, है ना, कि ये दोनों, फिर ये दोनों, ये लिखा दिया था, फिर मैंने लिखा था एक्सेलरेशन के बारे में। तो बेटा डायरेक्शन जो है ये चेंज हो रही है, तो मतलब वेक्टर चेंज हो रहा है, और मैग्नीट्यूड वही की वही है, तो मैग्नीट्यूड वही रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ये पूरी कहानी, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पर मैं अगर बात कर लूँ लास्ट में, बिल्कुल छोटी सी बात है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है ना, बहुत आसान था कि बेटा यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है क्या। मैं अगर ये बात करूँ तो कि मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता तो सर इसकी स्पीड बढ़ती, मगर यहाँ पर तो स्पीड कांस्टेंट है ना, हमने पहले बोल रखा है, तो यहाँ पर कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। तो याद रखेंगे कि 80 इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, किसके अंदर बेटा? इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। ये बात आप सबको याद रखना है, क्लियर। चलो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अब अपन आते हैं बहुत सही चीज़ में जिसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, सब कुछ लगेगा अब। चलो जल्दी से इसको उतारो और अब देखो। चलिए दोस्तों, तो अब हम शुरू करेंगे यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब असली मजा आने वाला है, ठीक है, अब आएगा असली मजा, ठीक है। तो तैयार हो जाओ, है ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सीखने के लिए। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। देखो बेटा, अपने एक सर्कल बनाया है ना, एक सर्कल बनाया है ना बच्चे, और यहाँ पर एक पार्टिकल अपने पास इस तरह से जा रहा होगा, है ना, अपन ने ये बोल दिया। अब क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो जाहिर सी बात है ओमेगा कांस्टेंट नहीं है और अल्फा
जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब अल्फा की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी। तो भैया यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं साफ साफ तौर पर कि सर यहाँ पर ओमेगा भी होगा और अल्फा भी होगा, और मान लो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मान लो कि दोनों एक डायरेक्शन में, आप अलग भी मान सकते हो अपोजिट में, मगर अभी मैंने मान लिया कि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है सर, बहुत अच्छे। अब क्या करें सर, अब ध्यान से समझना, अब अपने को सारी जितने भी अपन ने बात करी है फॉर्मूले की, अब यहाँ पर भी बात करना है, सेंट्रीपिटल, रेडियल, है ना, टेंजेंशियल, सब यहाँ पर भी बात करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है ना, आपको सब याद है ना, एट इज इक्वल टू अल्फा आर, सेंट्रीपिटल कौन सा होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर, वी ओमेगा, है ना, ये सब चीजें यहाँ पर भी लिखना है। अब वो सब लिखने से पहले मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख देता हूँ जो सबको पता होती हैं, वो अपन यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि सर अल्फा होता है सर डी थीटा बाय डी टी, सबको पता है सर, डी थीटा नहीं, डी ओमेगा बाय डी टी, बहुत बढ़िया सर। और अपन इसको लिख सकते हैं ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा, ये अपन लिख सकते हैं, है ना बेटा, मैंने आपको ये ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में ही बता दिया था, और आपको ये पता है कि ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी होता है। बहुत अच्छे सर, ये हमें पता ही है, पहले से ही पता है सर, हम तो सर ये पैदा होते ही जान गए थे सर, है ना, 11th में हम आते ही जान गए थे सर्कुलर मोशन पर। ठीक है सर, बड़ा आसान, ये तो हमें पता है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों की, है ना, जैसे अपने पास यहाँ पर एक बात बताओ, अगर किसी इंस्टेंट पर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है ना, जैसे मान लो कि ये रेस पर थी या ये पार्टिकल रेस पर था और गोल इसने अल्फा से घूमना शुरू करा, अल्फा ने इसको एक्सेलरेट करवाया और घूमते 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 मान लो एक वक्त ऐसा आया जिसमें इसकी स्पीड v और एंगुलर स्पीड ओमेगा थी। सही बात है, बहुत बढ़िया सर। और सर ये चीज़ में हम ये तो लिख ही सकते हैं सर साफ साफ तौर पे कि ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, ये तो सर हम लिख ही सकते हैं कहीं पर भी, है ना सर। अगर वो सर्कल में है और घूम रहा है वो, तो जिस भी इंस्टेंट पे देखोगे अगर वो सर्कल में है तो हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर उस इंस्टेंट पर, कोई दिक्कत नहीं है ना सर। तो ये तो भैया हम लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं रेडियल एक्सेलरेशन की। तो बच्चे यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर अल्फा भी है, बहुत बढ़िया सर, और जहां सर्कल में स्पीड होती है वहां सेंटीपिटल लगता है सर, मतलब एक तो अंदर होगा सर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, बहुत अच्छे सर, और एक यहां पर सर और चीज है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा सर, जीरो नहीं होगा सर, उसमें था सर यूनिफॉर्म में, इसमें नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा यहां पर आपके पास अल्फा है, और अल्फा है तो आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, और यहाँ पर जाहिर सी बात है स्पीड भी बढ़ती है, हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है ना। तो देखो अगर बेटा अपन यहाँ पर बात करें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, है ना, या मैं बोलूँ AR की, रेडियल एक्सेलरेशन की, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे सर वही v स्क्वायर बाय आर होगा, है ना, v स्क्वायर बाय आर होगा, या हम बोले ओमेगा स्क्वायर आर होगा, या हम बोले v ओमेगा होगा। बच्चों मैं एक बात आपको ना और बताना चाहता हूँ इसी फॉर्मूले में, है ना, जो मैंने आपको पहले भी बताया था इसी फॉर्मूले में, कि बेटा लोग ना इस वाले फॉर्मूले को बहुत कम समझते हैं, मगर मैं आपको बताऊँ इसमें से IIT 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है और नीट में भी आ चुका है। तो v ओमेगा को आप, मैं वही बोल रहा हूँ, कैजुअल अप्रोच नहीं करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें। बेटा जब अपने पास ओनली v की टर्म है तो अपन v स्क्वायर बाय आर कर लो, ओमेगा की टर्म है तो ओमेगा स्क्वायर आर कर लो, और मान लो रेडियस नहीं दी गई तो v ओमेगा कर लो। कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है समझ में आ गया क्या? अगर सिर्फ v दिया है तो v स्क्वायर बाय आर यूज़ करो, ओमेगा दिया है तो ओमेगा स्क्वायर आर यूज़ करो, और मान लो रेडियस ही नहीं दी, रेडियस ही नहीं दी तो भैया कौन सा यूज़ करोगे? v ओमेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। हाँ तो बेटा ये होगा अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट ऑलवेज एक्ट रेडियली इनवर्ड। पहली बात तो ये है, इसमें लिख दो कि इट ऑलवेज एक्ट रेडियली इनवर्ड, इट ऑलवेज एक्ट रेडियली इनवर्ड, है ना बेटा, रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड अंदर की तरफ लगता है, ठीक है। और दूसरी बात कि ये इट चेंज ओनली डायरेक्शन, इट चेंज, इसका वेलोसिटी स्पीड बढ़ाने में कोई हाथ नहीं है, it changes only direction of velocity। ठीक है बेटा, ये सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है, ये जो है ना बेटा ये सेंटीपिटल, ये सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड को कभी भी चेंज नहीं करता, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है ना, तो ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। अब बात करते हैं बेटा अपन AT की, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, है ना। तो बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ध्यान से सुनो, AT इज इक्वल टू, सबसे पहली बात तो अपने पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है सर, ये है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना। तो सर मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना सर कि AT इज इक्वल टू डी मॉड ऑफ v बाई dt। बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब कि स्पीड का रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हो गया ना, वो तो स्पीड को बढ़ाने वाला कंपोनेंट है,
समझ में आ रहा है? तो पहली बात तो ये समझो कि ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है ना डी मोड वी बाई डी टी लिखा है, मतलब कि स्पीड को बढ़ाने वाला, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। मैं आपको बता दूं बेटा, मोड अगर हटके यहां लग जाए ना टोटल में, वो अलग होता है और ये अलग होता है। ये आपने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा है। डी मोड वी बाई डी टी और मोड ऑफ डी वी बाई डी टी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। खैर मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो एटी को मैं लिख सकता हूं सर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड लिख सकता हूं सर, बहुत बढ़िया है ना। और क्या लिख सकते हैं सर, इसको अपन लिख सकते हैं बेटा एटी इक्वल टू अल्फा, जो अपने पढ़ा है, तो एटी इक्वल टू अल्फा लिख दो, है ना। और अल्फा को कई बार हम ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी भी लिख देते हैं और ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा भी लिखा जाता है। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, ये भी लिख सकते हैं, और यही लिख लो अभी। तो बाकी ये भी ध्यान रखना अपने दिमाग में कि अल्फा को मैं ये भी लिख सकता हूँ और ओमेगा डी थीटा बाई डी ओमेगा बाई डी थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इतना हमें पल्ले पड़ गया होगा, सही बात है। अब ध्यान से समझे, है ना। ये है अपने पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं बेटा अपन टेंजेंशियल। ये है रेडियल, ये है टेंजेंशियल। तो पहली बात तो अपन लिख दें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इधर लिख देते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पर लिखो इसको, ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और क्या बोलोगे आप, इट ऑलवेज एक्ट टेंजेंट, मतलब टेंजेंशियल, ये तो नाम से क्लियर है कि भैया ये टेंजेंशियली एक्ट करेगा, ठीक है। और यहां पर अपन लिखते हैं कि इसका काम क्या है, तो बोलना कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड को बढ़ाता है, ये डायरेक्शन को अल्टर नहीं करता, है ना, ये सिर्फ स्पीड को बढ़ाता है। तो इट चेंजेस ओनली स्पीड, ये सिर्फ स्पीड को अल्टर करेगा, या अपन लिख सकते हैं इट अल्टर्स ओनली स्पीड, है ना, ये स्पीड को अल्टर करेगा, है ना। मैंने इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा है, वो डिपेंड करता है अल्फा पे। ध्यान रहे कि वो स्पीड को बदलेगा, मतलब दो चीज हो गई सर सेंट्रीपिटल क्या करता है सर, सेंट्रीपिटल सर डायरेक्शन चेंज करता है, और टेंजेंशियल क्या करता है सर, ये सर स्पीड बढ़ाता है, स्पीड अल्टर करता है सर, है ना, क्लियर है। तो बेटा इसका अगर नेट कोई पूछ ले बेटा नेट एक्सेलरेशन क्या है इसका, नेट एक्सेलरेशन, तो देखो भैया बड़ा आसान, नेट एक्सेलरेशन चाहिए सर, ये लो सर, बहुत अच्छे सर, नेट एक्सेलरेशन चाहिए आपको। तो देखो भैया नेट एक्सेलरेशन क्या होगा सर, इन दोनों का रिजल्टेंट, सही बात है ना। तो एक और बात इससे यहाँ पर समझ में आएगी आपको ए नेट से, क्योंकि बेटा ए नेट का क्या मतलब होता है, उसका मतलब समझो। और जो मैंने यहाँ पर मोड की बात करी थी अब समझ में आएगी तुम्हें, डी मोड, ये मोड ऑफ डी वी बाई डी टी जो होता है ना बेटा, ये होता है नेट एक्सेलरेशन। और ये क्या लिखा, पहले बात तो ये समझो, ये लिखा है सर स्पीड, है ना, इसको ध्यान से देखना भाई साहब, लिख देना इसको, है ना, रेड पेन से। ये लिखा है स्पीड, है ना बेटा, ये जो लिखा है ये लिखा है स्पीड। और अगर मैं इसको पढ़ूँ तो इसको अपन लिख सकते हैं, बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको लिख दे रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। बेटा ये स्पीड का रेट ऑफ चेंज है, और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज अगर चाहिए तो वो नेट एक्सेलरेशन होता है। और नेट एक्सेलरेशन सर कैसे निकाला जाता है सर, अंडर रूट में ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। बहुत अच्छे सर, इतना सा काम है भैया, बस काम खत्म, है ना। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना भैया, इतना सा काम है, ये नेट एक्सेलरेशन है भाई साहब, यही आपको कई बार पूछा जाएगा, यही आपको कई बार पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना, है ना। ये बात आप ध्यान रखना कि ये क्या है, नेट एक्सेलरेशन, ये आपसे पूछा जाता है कई बार, है ना। तो आपको उस वक्त क्या करना पड़ेगा, एटी भी निकालना पड़ेगा और ए आर भी निकालना पड़ेगा, और दोनों का रिजल्टेंट कर देना। कितना आसान लगा, आसान है ना, कितना आसान था। देखो एटी निकालो, ए आर निकालो, दोनों का रिजल्टेंट ले लो, काम ही खत्म हो गया, ठीक है, बड़ा आसान। अच्छा एक बात बताओ, कभी तुम लोगों को एंगल पूछ लीजिए वाला, ये बताओ थीटा क्या है, कभी कभी पूछ लेता है वो, या कभी कभी दे देता है टेन थीटा, है ना। तो एक बात और यहाँ पर लिखो कि टेन थीटा सर जो होगा, टेन थीटा यहाँ पर से अगर बेटा टेन थीटा यहाँ से देखूंगा तो मेरे को मिलेगा ए टी बाई ए आर, क्या मिलेगा बेटा, ए टी बाई ए आर, है ना, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा सर कहीं और से, मतलब यहाँ से एंगल होता तो सर ये वाला एंगल होता, तो ये वाला एंगल होता तो बेटा मैं ए आर बाई ए टी लिख देता, कोई बड़ी बात है क्या। अरे बोलो ना, अरे बोलो, अरे भोको यार, सही है कि नहीं, भोको भाई साहब। टेन थीटा हो जाएगा ए टी बाई ए आर, बड़ा सिंपल सर। पहले बात तो मुझे सब लोग, बच्चे लोग ये बताओ, क्या ये पूरी कहानी जो मैंने पढ़ाई क्या पल्ले पढ़ रही है सर। हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, आप ये समझिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर ना सिर्फ आपको दो ही चीज़ बताई है
कि बेटा यहाँ पर AC के साथ AT भी है, मतलब AR के साथ सर AT भी है, AR के साथ AT भी है, रेडियल एक्सेलरेशन के साथ भाई साहब यहाँ पर टेंजेंशियल भी है। इतना सा बताया मैंने बस। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, ये अल्फा आर होता है, और अल्फा को अपन लिख सकते हैं d/dt, तो अपन इस तरह से लिख देंगे। और क्वेश्चन बनते हैं बेटा, कई बार आपको बोल देगा कि बेटा AT और AC का जो AT और AR का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो दोनों बराबर हैं, तो आप समझ जाना कि आपको इस चीज़ को इनसे बराबर करने के लिए बोल दिया गया है। ये IIT में आया हुआ है, अभी रिसेंटली आया हुआ है इस तरह के क्वेश्चन। तो ये चीज़ें ना आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। JEE में एडवांस में रिसेंटली आए हुए हैं ये सब चीज़ें, है ना, और नीट वीट में भी पूछते रहे हैं हर बार। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान दे दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप जल्दी से इस चीज़ को नोट करो और ये जरूर लिखो कि इट चेंजेस ओनली स्पीड, इट चेंजेस ओनली डायरेक्शन। सर रेडियल वाला डायरेक्शन बदलता है, टेंजेंशियल वाला स्पीड बदलता है, काम खत्म। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? और नेट कैसे निकालना है सर? सर दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है सर, d/v/dt क्या होता है सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, मतलब AT होता है सर। और dv/dt क्या होता है सर? बोलना a नेट। क्या क्या पल्ले पड़ गई बातें अपने पास? क्या पढ़ी सर? हम लोगों ने ना आज तक पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन। आज हमने पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी कुछ चीज होती है, और वो होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो और फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसके। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बच्चे मैं एक लास्ट चीज यहां पर एड अप करा रहा हूं यहां पर, है ना, उसको भी एड अप कर लो। छोटी सी चीज है ना, नहीं तो अभी रफ कर देंगे हम। ठीक है, इसमें एड अप ये कर लेना कि हम यहां पर रफ कर देना। ठीक है, ये इसको अलग से लिखना बेटा। ये जो सर्कल है ना, इसमें ना कई बार आपको इस तरह से पूछ लेता है कि मान लो यहाँ पर ये पार्टिकल जैसे चल रहा है इस तरह से, और अल्फा सब दिया है आपको, अल्फा दिया है, सब कुछ दिया है ना, वो सब दे दिखा है। तो आपको एक्सेलरेशन बोलता है नेट एक्सेलरेशन लिख के दिखाओ, नेट एक्सेलरेशन। तो बेटा आप लिखोगे कैसे नेट एक्सेलरेशन? वेक्टर के फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो इस तरह से लिख देना, देखो ध्यान से समझना है ना, किस तरह से लिखोगे ध्यान से समझना। एक तो रेडियल है, तो लिखना ω²r, ये रेडियल हो गया, इनटू अब क्या लिखें इसमें वेक्टर, तो बोलना ER केप प्लस, और ये भी माइनस का आएगा साइन, है ना, इसके अंदर माइनस आएगा, और लिखना v²/r, नहीं v²/r तो हो गया, अल्फा आर, और लिखना है इसमें ET केप। इसका मतलब अब समझ पाओ तो बताओ, समझ में आ रहा हो तो बताओ। देखो ऐसा है बेटा, अपन ना यहाँ पर आई केप जे केप नहीं लिख सकते, अपन यहाँ पर ना बेटा आई केप जे केप नहीं लिख सकते, अपन यहाँ पर आई केप जे केप बेटा नहीं लिख सकते। 2 IMP, 2 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अपन आई केप जे केप नहीं लिख सकते, क्योंकि बेटा उसका हर वक्त ये अपना कोऑर्डिनेट चेंज ही करते जा रहे हैं ना, तो आई केप जे केप थोड़ी लिखते जाओगे। तो इसलिए आप क्या लिख दो सीधे सीधे, ये ई केप का मतलब है डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर, और आर का मतलब हो गया रेडियल डायरेक्शन। मतलब जैसे हम आई केप लिखते हैं ना, आई केप को हमने किस तरह से डिफाइन करा कि एक्स एक्सिस में है, जे केप को वाई एक्सिस में है, उसी तरह से हमने ई आर और ई टी को डिफाइन करा। ई आर मतलब होता है बेटा रेडियल डायरेक्शन, और ई टी का मतलब होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्या पल्ले पड़ गई बात? सर रेडियल डायरेक्शन AC होगी, AC होगी, तो सर यहाँ पर ω² तो अंदर होता है ना, तो इसलिए हमने माइनस क्या लिख दिया, तो माइनस का ω² ER केप, सिंपल है। ठीक है, फिर अल्फा आर, सर अल्फा आर यहाँ पर होगा टेंजेंशियल, तो बेटा ET का केप का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अपने पास वेक्टर फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, इसको भूल मत जाना, मैं बता रहा हूँ अभी से, इसको भूल मत जाना गलती से भी। समझ में आ रहा है ये फॉर्म को? नहीं तो बच्चा डर जाता है सर ये क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैंने अभी रफ करने से पहले ही मैंने इसलिए सोचा कि पहले बता दूं आप लोगों को। ठीक है यार, नाम भूल जाना खुद का, मगर ये मत भूल जाना, नाम भूल जाना भाई साहब, मगर ये मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये सब चीजें, जितना मैंने पढ़ा रखा है। आज का लेक्चर तो मतलब जिस तरह से मैंने आपको पढ़ा रखा है उस तरह से आप में इतना हिम्मत होना चाहिए कि आप किसी और को पढ़ा पाओ, ये ध्यान रखना। और अगर ये कर पा रहे हो तो भैया सक्सेस हो गया, आप आज का लेक्चर भी सक्सेस हो गया और आपका आज पढ़ना भी सक्सेस हो गया। सर्कुलर मोशन खतरनाक तरीके से आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इस लेक्चर को 1-2 बार पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ ना 2-2 बार पढ़ो। आपको ऐसा करना है कि मान लो कि मुझे दूसरे को पढ़ाना हो, आप ऐसा सोचो कि मुझे भैया अगर सर ने बोला कि इस बच्चे को पढ़ाओ, समझ में आ रहा है क्या, तो आप ना तुरंत अभी पढ़ा देता हूँ सर, मुझे सारी चीजें याद है, A to Z याद है सर, जिस तरह से आपने पढ़ा रखा है। जिस तरह से ये लेक्चर मुझे कंठस्थ है ना, उसी तरह से आपको भी पूरा लेक्चर कंठस्थ होना चाहिए, और मेनली सेंट्रीपिटल और ये वाले का नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हर जगह पर होता है, ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर, है ना, ये चलता है सर्कल में। ठीक, चलो अब इसको रफ कर देता हूं मैं, है ना।
चलिए दोस्तों, तो अब हमने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है आज, उन सब पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना भी अभी तक का पढ़ा हुआ है लेक्चर 1 से लेकर अभी तक, है ना, जहाँ पर भी एप्लीकेशन आएगी सब चीज़ें आज हम क्वेश्चन कर लेते हैं ना। वो भी 2-4-5 क्वेश्चन कर लेंगे हम जल्दी जल्दी, यहाँ पर तुरंत छोटे मोटे होते हैं और आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि क्वेश्चन ईजी आया करते हैं, बहुत ईजी आते हैं। और हमने बहुत अच्छे लेवल पर, बहुत डेप्थ में, बहुत क्लियर वे में थ्योरी पढ़ रखी है, ठीक है। चलिए अब अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो तुमको पता चल जाएगा बेटा कितना आसान होता है। देखो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कितने आसान बनते हैं। सर्कुलर मोशन बहुत आसान है। जैसे क्वेश्चन ये आया कि एक डिस्क है जो कि घुमाई जा रही है और उसका जो एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है वो ये दे रखा है। तो पूछा उन्होंने कि अल्फा बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ एट थीटा इक्वल टू 1 में। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया सर कि एक पार्टिकल चल रहा है जिसकी स्पीड दे रखी हो और एक्सेलरेशन पूछा हो, वो भी कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू समथिंग, है ना। बिल्कुल वैसे ही कुछ है यहाँ पर भी। तो देखो बड़ा आसान है, अल्फा निकालना है सर। अल्फा होता है हमारे पास सर, फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा का, क्या होता है बेटा, डी। अब वैसे होता तो डी ओमेगा बाई डी टी है और एक होता है ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, सही बात है। अब मुझे तुम लोग बताओगे कि बताओ इन दोनों में से कौन सा यूज होगा, कौन सा यूज होगा बताओ। सर ये वाला, है ना, क्योंकि सर यहाँ पर अपने पास थीटा बीटा है तो इसलिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अल्फा निकालना है तो आप बोलो सर ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा लगा दो सर। अब ओमेगा तो भैया यहाँ पर यही रहा। अब ओमेगा अगर आप निकालोगे तो देखो ये हो जाएगा थीटा का स्क्वायर प्लस 2 थीटा, है ना, इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा आपके पास 2 थीटा इंटू प्लस 2, ये मिल जाएगा बेटा, क्लियर है। अब आपको क्या, ये जो वैल्यू है अल्फा आपको निकालना है थीटा इक्वल टू 1 पे। तो भैया यहाँ पर सब जगह थीटा की जगह 1 डाल दो तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चे जल्दी बताओ, है ना। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा कितना 12। तो आंसर आपका 12 रेडियन आ जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। आसान है यार, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, कितना आसान है ना। एक और क्वेश्चन कराया हूँ आपको, है ना, एक IIT का जो भी आया हुआ क्वेश्चन है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से आप लोग, IIT 2010 में आया हुआ है ये, ठीक है, JEE 2010 में। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान, बहुत रद्दी क्वेश्चन पूछे। देखो क्या पूछा उन लोगों ने एक बार कि बताइए, अब दिख रहा है, लाइट आ गई, है ना। चलो तो उन्होंने पूछा कि भैया एक सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो बताइए उसका एक्सेलरेशन क्या होगा जब वो किसी एंगल थीटा पर होगा और रेडियस r होगी। तो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर बताओ इस जगह पर, किसी भी एंगल थीटा पर, ठीक है। कैसे लिखे भैया, जैसे उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बोल रखा है मान लो इस तरह से, तो किस तरह से देखेंगे सर, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है सर। और उन्होंने ये भी बोला है हाँ कि ओमेगा कॉन्स्टेंट, इस तरह से बोला है उन लोगों ने। इन दोनों में से कुछ भी चीज़ एक दे दी है, मतलब उन्होंने इसकी स्पीड दे दी है मान लो, है ना, इस तरह से स्पीड दे दी है v स्पीड। उन्होंने बोला कि एक सर्कल में पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उसका आपको एक्सेलरेशन लिख के दिखाना है नेट इन अ वेक्टर फॉर्म। बड़ा आसान सर, वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना सर। इसमें होंगे एक्सेलरेशन सर अंदर की तरफ, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है सर, तो टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन 0 होता है सर, तो वो तो हटा दो, गया वो तो। सिर्फ बचेगा सर आपके पास सेंट्रीपिटल का। तो सेंट्रीपिटल या बोलो मैं रेडियल एक्सेलरेशन जो है सर, वो हमको पता है यहाँ पर, जिसकी वैल्यू होगी v²/r। सही बात है सर, v²/r होगी। अब बताओ सर, तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो v²/r, अब ये आपको दो चीज़ देखना पड़ेगी यहाँ पर, है ना। देखो बताओ, इसमें अगर आप देखोगे तो इस चीज़ के दो कंपोनेंट है, एक इधर एक इधर, है ना। तो ये हो जाएगा v²/r। अच्छा देखो ये थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो ये वाला बनेगा इसका कोस और ये वाला बनेगा साइन, तो v²/r साइन थीटा और ये वाला बनेगा v²/r कोस थीटा। बस आंसर खत्म हो गया। तो यहाँ पर लिख देना v²/r, है ना, कोस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा आई कैप, वो भी माइनस के साइन के साथ, है ना, प्लस v²/r साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस जे कैप के साथ, है ना, इस तरह से लिख दो, या माइनस को आप बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आया था, ये JEE 2010 का है बच्चे। और नहीं विश्वास तो देख लो भैया, तुम बोलोगे सर इतना आसान आया है, भैया इससे ज़्यादा आसान आए हैं अभी तो ठीक है। तो ये भी उनमें से एक है, ठीक है, आसान में से। और भी क्वेश्चन पूछे हैं, जल्दी से वो भी देख लेते हैं अपन, है ना। एक और JEE में क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी से बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन JEE में पता है क्या पूछा, एक क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चों कि बताइए जब पेंडुलम जो होता है ना, पेंडुलम हमारे पास, पेंडुलम, ये चलो इसको थोड़ा सा इधर से बना देते हैं, इस तरह से उन्होंने एक पेंडुलम बनाया, है ना। और उन्होंने बोला कि देखो ये पेंडुलम ना इस तरह से घूम रहा होगा सर्कल में, आर्क में घूम रहा होगा इस तरह से। अच्छा मैंने इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछे थे, याद करो लेक्चर 1 में, याद करो लेक्चर 1 में पूछा थे,
है ना। और मैंने आपको बोला था कि बताओ ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या नॉन यूनिफॉर्म, तो आपने आंसर भी दिया था बिल्कुल सही। क्या था सर आंसर? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मुझे कमेंट करके भी बताए थे आप लोगों ने, है ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था सर। क्यों? क्योंकि सर इसकी स्पीड यहाँ पर अभी 0 है, फिर ये बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, यहाँ मैक्सिमम होगी, फिर घटेगी घटेगी 0, फिर वो स्पीड का सर बदल रहा है, यहाँ पर स्पीड बदल रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो क्वेश्चन इन लोगों का ये था, जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है ये भी, है ना। क्वेश्चन ये था कि नेट एक्सेलरेशन कहाँ होगा, नेट एक्सेलरेशन कहाँ होगा, और उन लोगों ने कुछ इस तरह से बना रखे थे, उन्होंने इस तरह से ऑप्शन बना रखे थे, है ना। जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो होगा इस तरफ, है ना, इस तरह से दिया रखा था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया रखा था आपको नेट एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ। तीसरा ऑप्शन दिया रखा था नेट एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ, और चौथा ऑप्शन दे रखा था नेट एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ, है ना। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए थे, 1 2 3 4, है ना बच्चे। तो आपको बताना था इनमें से कौन सा सही है। तो बड़ा आसान है, देखो सिंपल सी बात है, जल्दी जल्दी में गलती मत कर देना, बस ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सुन लो, अभी जल्दीबाजी में गलती मत करना है भैया यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो जाहिर सी बात एक टेंजेंशियल होगा, बिल्कुल सही होगा सर, टेंजेंशियल तो होगा, है ना। और एक होगा रेडियल, क्योंकि स्पीड कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आ गई, जैसे मान लो यहाँ से छोड़ा गया तो यहाँ पर स्पीड आ गई, तो एक होगा रेडियल, सर हो गया रेडियल। तो सर रेडियल और टेंजेंशियल का जब एक्सेलरेशन का नेट निकालोगे, नेट एक्सेलरेशन की बात करोगे, तो सर वो तो कोई यहाँ पर अंदर की तरफ आना चाहिए ना। तो मतलब सर ये भी गलत है, ये तो अंदर बोल दिया, रेडियल बोल दिया गलत, ये टेंजेंशियल बोल दिया ये भी गलत, सर ये नीचे की तरफ बोला है जी ये भी गलत। आंसर होगा सिर्फ ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल के करीब, मतलब इन दो ही वेक्टर के बीच में होना चाहिए। तो आंसर विल बी दिस, ठीक है। आसान था ये, जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है बेटा, सब लोग लिखते चलो, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको जेई का, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बेटा आपके पास जेई 2010 में पूछा गया था, 2010 था या 2012 था, शायद ये 12 था, 2012 में, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत लल्लू क्वेश्चन, आप सुनो, बहुत मजेदार है ना देखो क्या दिया था क्वेश्चन कि भैया दो कार हैं बेटा, दो कार हैं, एक R1 ट्रैक पर है और एक रेडियस R2 ट्रैक पर है ना, दो कार चल रही हैं, है ना। और ये बोला गया है जो दो कार है वो रेडियस R1 R2 पे चल रही है, और दोनों का जो टाइम पीरियड है गोल घूम के आने का वो सेम है, मतलब T1 = T2 दे रखा है उन लोगों ने, ठीक है। तो उन्होंने ये पूछा कि बताइए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय कार 1 अपॉन में कार 2 क्या होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ कार 1 अपॉन में कार 2, मतलब रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा हुआ था, तो ये क्या होगा पूछा था। सोचो भैया कितना लल्लू क्वेश्चन। अच्छा, इनका मास m1 m2 दिया हुआ है ना, कार का जो मास है, यहाँ पर जो मास है बेटा वो m1 कार, यहाँ पर जो मास है वो m2 कार, ये भी दिया हुआ है, फुकट की चीज़ें हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा ये पूछा था। अब मेरी बात सुनो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले, सर v²/r, ω²r, है ना, और v ओमेगा। बताओ भैया कौन सा यूज़ कर लूँ, बताओ जल्दी कौन सा यूज़ करूँ, कौन सा यूज़ करें जल्दी बताओ बेटा। जो दिया हो वो यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा है बेटा। टाइम सेम है तो ओमेगा सेम होगा, इतना तो हमारे पल्ले पड़ता है, और ओमेगा सेम होगा तो सर आप ये वाला यूज़ कर लो ना। और अब देखो कितना आसान हो गया, अगर ओमेगा सेम है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा सिर्फ r पे, तो आंसर हो जाएगा कितना बेटा, R1/R2, काम खत्म एक लाइन का आंसर भी नहीं है, एक लाइन का भी नहीं, बताओ ये आंसर आ गया सीधे। समझ में आया कितना आसान है ना। ये JEE 2012 का है। सोचो एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखा है जल्दी से आप इसको पढ़ो और इससे सोल्व करो। क्या क्वेश्चन दिया है कि व्हाट हैपन विद द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहली बात तो क्या बोला है, एक्सेलरेशन, है ना, नेट एक्सेलरेशन की बात करिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ वी डबल द ऑर्बिटल स्पीड एंड हाफ द एंगुलर स्पीड, है ना। आपको समझ में आ रही है कि स्पीड, एंगुलर स्पीड को हाफ कराए और ऑर्बिटल स्पीड को डबल कराए, तो बताइए एक्सेलरेशन में क्या फर्क होगा, क्या फर्क आएगा। तो बड़ा सिंपल है, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा और अब इसका सॉल्यूशन देख रहे होंगे। चलिए देखो क्या होगा यहाँ पर बच्चे, सिंपल ही कहानी है आपके पास। वापस से देखो, पहली बात तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इससे आपको क्या समझ में आ गया कि ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ओनली, टेंजेंशियल नहीं होगा। तो मतलब ए नेट इज AC, ए नेट जो होगा बेटा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के सर 3 फॉर्मूले होते हैं, और सर हम कौन सा यूज़ करें। अच्छा, उन लोगों ने क्वेश्चन में दिया है सर v को देखा जाए तो ऑर्बिटल स्पीड, मतलब v को डबल करा और ओमेगा को आधा कर दिया, कुछ पल्ले पड़ा। कौन सा लगाना चाहिए फॉर्मूला, ω²r नहीं, v²/r नहीं, क्योंकि रेडियस ही नहीं है।
तो क्या लगा दें, वी ओमेगा, वी ओमेगा। अब मुझे बताओ यार तुम लोग कि अगर मैंने इसको डबल करा, ओमेगा को आधा कर दिया, तो वापस से मेरा जो ए डैश आएगा वो ए सी के तो बराबर हो जाएगा, मतलब सेम रहेगा। आंसर बोलेंगे सर सेम, रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, सर सेम रहेगा। सिंपल सी बात है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसान था, ठीक है ना। तो बेटा मैं अब आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूँ। आपको वो होमवर्क में जो क्वेश्चन देने वाला हूँ उसका यहाँ पर अब स्क्रीनशॉट आने वाला है आपके सामने। आप सब लोगों को वो 2 क्वेश्चन करके रखना है नेक्स्ट लेक्चर से पहले, और इसके सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक। और मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, आज का लेक्चर मतलब वो फील आया कि नहीं, जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर फिजिक्स में जो सेंट्रीपिटल जो सर्कुलर मोशन की जो फीलिंग है वो मैं आपको दिला दूंगा। तो सच में भी आपको आई है कि नहीं, सच में समझ में आया कि नहीं आज का लेक्चर बहुत अच्छे से, है ना। आया तो भाई सब लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना, और शेयर करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।